हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 को। और इसमें आज का हमारा चैप्टर है 4, जिसमें आज हम लोग सिर्फ इस चैप्टर से क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और साथ में याद भी करेंगे। तो चैप्टर है आज का हमारा वन, समाज एवं उपनिवेशवाद। और इस चैप्टर से आज हम सिर्फ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। और आइए देखते हैं इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन करें। तो वन विनाश, तो हम लोग को पता है कि वन विनाश का कितने कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। वन विनाश तो ही सर्वनाश कर देगा। अगर वन का विनाश लगातार होते रहेगा तो पूरा दुनिया सर्वनाश हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो समस्या है वो पैदा होगी। और क्योंकि अगर वन कटेंगे, लकड़ी कटेंगे, पेड़ पौधे कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगी और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या सामने आएगी। तो वनों का लुप्त होने का समानता वन विनाश कहते हैं। वन का जो लुप्त होते जा रहा है, कटते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है, वन को जो लगातार काटते जा रहा है, काटते जा रहे हैं लोग, तो इस तरह से वन जो है धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। और इसी को लुप्त होने का जो लुप्त हो रहा है उसी को हम वन विनाश कहते हैं। भारत में वन विनाश के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे पहला है बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी भी वन विनाश का कारणों में से एक कारण है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रही है, क्योंकि भारत का आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रही है वन का विनाश होते जा रहा है। अपना आपूर्ति पूरा करने के लिए, जैसे घर, आवास के लिए, खेती करने के लिए, चारागाह, जानवरों को चारागाह बनाने के लिए, जानवरों के लिए चरने के लिए, इस तरह से वन विस्तार जो है तेज़ी से विनाश होते जा रहा है, वन का विस्तार कमते जा रहा है और इस प्रकार से वन विनाश बहुत तेज़ी से होते जा रहा है। तो बढ़ती आबादी भी वन विनाश का बहुत बड़ा कारण में से एक कारण है। दूसरा है रेलवे लाइनों का विस्तार। जिस प्रकार से रेलवे लाइनों का विस्तार होते जा रहा है, शुरू से ही जब रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के टाइम में रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, शुरू हुआ था, सबसे पहला रेलवे लाइन मुंबई से थाने बिछाया गया था रेलवे लाइन को लॉर्ड डलहौजी के टाइम में ही। उस समय गवर्नर वायसराय था लॉर्ड डलहौजी और उसी ने हड़प नीति लाया था और हड़प नीति के द्वारा भारत के साम्राज्य को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते जा रहा था। तो रेलवे लाइन का विस्तार और रेलवे में लकड़ियों का उपयोग भी एक वन विनाश का कारण में से बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है कि यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की मांग का पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके। यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की मांग बहुत तेज़ी से होने लगा और भारत से, यहाँ से यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ जाने लग गया मांग बढ़ने के कारण। तो इस कारण से भी इसके खेती करने के लिए, चाय, कॉफ़ी, रबर की खेती की जब मांग बढ़ी तो इसको खेती करने के लिए प्राकृतिक वनों का भारी मात्रा में विनाश होने लग गया और भारी ही इसका जो है वन का बहुत बड़ा हिस्सा धीरे धीरे साफ होता गया, नष्ट होता गया और ताकि इसे बागान बनाया जा सके। लोग इसको साफ करके, वन को साफ करके बागान बनाना शुरू कर दिए। तो ये थे वन लुप्त होने का कारण भारत में। तो ये बहुत ही नुकसानदायक है वन विनाश और इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन था कि वन विनाश से आप क्या समझते हैं और भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन करें। तो भारत में वन विनाश का कारण बढ़ती आबादी, रेलवे लाइन का विस्तार जो तेज़ी से होते जा रहा है, यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबर की मांग यूरोप द्वारा जो किया जा रहा था, जिसके चलते भी वन का विनाश बहुत तेज़ी से होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं? तो वैज्ञानिक वानिकी से इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको बोलते हैं इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन से संबंधित विषयों पर एक शिक्षा पद्धति विकसित की जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया।
जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाते थे। ये जो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जब लाया गया, वन से संबंधित विषय पर इसमें शिक्षा दिया गया इस इंस्टीट्यूट के द्वारा, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो वन से संबंधित इसमें शिक्षा पद्धति को विकसित किया गया और इसी पद्धति को वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है। और यह पद्धति इस प्रकार की पद्धति थी कि पुराने के पेड़ को जब काटा जाता था तो उससे पहले नया पेड़ को लगाया जाता था, पुराने पेड़ को काट करके, ताकि पेड़ जो है लगातार बढ़ते रहे, कमी ना हो, वन का विनाश न हो। इसलिए पुराने पेड़ काट करके उनकी जगह पर नए पेड़ लगाए जाते थे और उसको संरक्षण दिया जाता था। तो इस प्रकार के इस इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षा दिया जाता था और उसी पद्धति को वैज्ञानिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1878 में वन अधिनियम में जंगल की किन 3 श्रेणियों में बांटा गया? तो 1878 में वन अधिनियम में जंगल के 3 श्रेणियों में बांटा गया। उसमें से पहला है आरक्षित वन, दूसरा सुरक्षित वन और तीसरा ग्रामीण वन। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन, ये 3 श्रेणियों में 1878 में वन अधिनियम में जंगलों को बांटा गया। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और ग्रामीण वन, 3 श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की वन को आरक्षित वन कहा जाता है? जो आरक्षित वन, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन 3 श्रेणी में बांटा गया। तो आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो आरक्षित वन, सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा गया है। जो सबसे अच्छा वन हो, घना वन हो, सबसे अच्छे हो, विकसित वन हो, उसी को आरक्षित वन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने से क्या आवश्यकता है? वन के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? कारण दीजिए। तो भारत में वन के अधीन क्षेत्रों वैज्ञानिक मांगों से काफ़ी कम है। यह फल क्षेत्र का यानी क्षेत्रफल जो है 19.3% है, जबकि कुल भूमि क्षेत्रफल का 33.3% होना चाहिए। जितना भूमि का क्षेत्रफल है उसमें 19.3% है, जबकि कुल भूमि जो है टोटल भूमि उसका 33.3% होना चाहिए था इसको, जबकि इतना है नहीं, 19.3% ही है कुल भूमि का। तो अतः हमें वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके प्रमुख कारण है पहला कारण में से है कि पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए हमें वन के अधीन क्षेत्र बढ़ाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि यह हवा का जो प्रदूषण है वो कम करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको संरक्षण देंगे, वन को संरक्षण देंगे, तो हमको शुद्ध हवा मिलेगा, प्रदूषण कम होगा। तो यह फ़ायदा है। दूसरा है कि ग्लोबल वार्मिंग कम करने में वन हमारी सहायता करते हैं और ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं। हमको पता है कि वन जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, ग्रहण करते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्याएँ आती है, उस समस्या को पेड़ पौधे अगर रहेंगे तो उस समस्या से हमें रक्षा करेगी, समस्या से हम बचे रहेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग कम करने का एक उपाय है कि हम वन को संरक्षण दें। तीसरा है कि वन जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। वन क्या है? वन में कई तरह के जीव जंतु प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं। तो वन जो है जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। अगर वन धीरे धीरे ऐसे नष्ट होते जाएंगे तो जो प्राकृतिक तरह से निवास करने वाले जितने भी जीव हैं तो वो भी विलुप्त होते जाएंगे। जैसे डायनासोर को ही ले लीजिए, जो हमारे बीच से डायनासोर आज विलुप्त हो गया है, समाप्त हो गया है। तो उसी तरह से टाइगर को भी देखिए कि समाप्त होते जा रहा है। तो वन जीवों को प्राकृतिक निवास प्रदान करता है, इसको संरक्षण करना बहुत जरूरी है। चौथा है कि वनों का वर्ष लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है।
वर्षा लाने में, वर्षा लाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। जल कणों को वर्षा की बूंदों में परिवर्तित करते हैं। वन जो है वर्षा को लाने में बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है वन का, और जल कणों को वर्षा की बूंदों में परिवर्तित करने का करता है वन द्वारा ही, पेड़ पौधे ही। और दूसरा का और पांचवा है कि वन मृदा संरक्षण करते हैं, मिट्टी को संरक्षण करते हैं। यानी बाढ़ के द्वारा, मिट्टी के द्वारा बाढ़ के द्वारा, पानी के द्वारा जब बाढ़ आता है तो उससे मिट्टी को संरक्षण करते हैं। यानी जब पेड़ पौधे रहते हैं तो मिट्टी को रोकते हैं, संरक्षण करते हैं, रोक करके इस प्रकार से मृदा जो है बहता नहीं है, खत्म नहीं होता है, और मृदा का पानी के साथ बहने से रोकता है वन। तो इस प्रकार से वन हमें कई तरह से फायदा पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भस्म कर भोगो नीति क्या थी? भस्म कर भोगो नीति क्या थी? तो जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने भस्म कर भोगो नीति लाई थी, और अपनी इसके जो भस्म कर भोगो नीति के तहत आरा मशीन और सौगान के विशाल लट्ठों से आग लगा दी जाती थी, जिससे जापानियों के हाथ न लग पाए। तो इसी के चलते भस्म कर भोगो नीति को लाया गया था। जावा पर जापानियों के कब्जे से पहले डचों ने इसको लाया था, डचों द्वारा लाया गया था इस नीति को, भस्म कर भोगो नीति को, जिससे कि जापानियों को हाथ न लग पाए विशाल लट्ठों और सौगान का जो आरा मशीन जो था उसको जापानियों से रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ग्राम से आप क्या समझते हैं? तो आरक्षित वनों में वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करने के शर्त पर, यानी मुफ्त में जो काम करवाया जाता था, तो उस शर्त पर इस काम करने वालों को वन में रहने दिया जाता था, जिसे वन ग्राम कहा गया, और ये वनों को आग से रक्षा करते थे। तो इसी को वन जो आरक्षित वन में जो पेड़ को कटाई करते थे और ढुलाई करते थे, तो उन लोगों को वन में ही संरक्षण दिया गया, यानी वन में रहने के लिए दिया गया, तो उसी को वन ग्राम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ने वन विनाश को किस प्रकार से प्रभावित किया? तो कृषि ने वन विनाश को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। जैसे पहला है, बढ़ती जो आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि से वनों को काटकर कृषि कार्य किए जाने लगे। तो ये वन विनाश का जो प्रभावित करने वाला कार्य था, इसमें से पहला है। दूसरा है कि औपनिवेशिक काल में खेती में बेतहाशा वृद्धि हुई। औपनिवेशिक काल में जब हमारा देश औपनिवेश था, तो उस समय में खेती से बेतहाशा वृद्धि हुई खेती करने के लिए, और इस प्रकार से वन को नष्ट किया गया खेती करने के लिए लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में। और तीसरा है कि जंगल काटकर चाय, कॉफ़ी और रबर का बागान बनाया गया, क्योंकि उस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा मांग बढ़ गई थी चाय, कॉफ़ी और रबर की। तो इस प्रकार से जंगल को काट करके वन को विनाश करके उसमें खेती किया जाने लगा, और इस प्रकार से जंगल और वन जो है विनाश होते चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने वन विनाश को कैसे प्रभावित किया? तो रेलवे ने वन विनाश को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। जैसे पहला है, जहाँ जहाँ रेलवे लाइनें बिछाई गई वहाँ के वनों को सफाया कर दिया गया। ट्रैक बिछाने के चक्कर में वन को ही विनाश कर दिया गया। दूसरा है कि रेलवे लाइनों के प्रसार धीरे धीरे, जैसे जैसे रेलवे लाइन को प्रसार होते गया, वन का विनाश होता चला गया। तीसरा है कि रेलवे के स्लीपरों के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में पेड़ काटे गए। स्लीपर बनाने के लिए, जो रेलवे में स्लीपर बनाया जाता था, उसके लिए भी प्रति वर्ष बहुत संख्या में पेड़ काटे गए, और इस प्रकार से वन विनाश होते चला गया। तो रेलवे ने वन विनाश को, जो वन विनाश का कारण का बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और यह वन विनाश का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में वनीय प्रबंधन में परिवर्तन ने लोगों के जीवन में लकड़ी की नई मांग पैदा कर दी। वन्य प्रबंधन परिवर्तन के किस प्रकार जो परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन ने किस प्रकार के लोगों को प्रभावित किया? तो औपनिवेशिक काल में वन्य प्रबंधन में परिवर्तन ने लोगों के जीवन लकड़ी को निम्न प्रकार से प्रभावित किया, जिसमें से दूसरा या फिर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में वन प्रवर्धन
में आए परिवर्तन ने इन समूहों को कैसे प्रभावित किया। यानी जो औपनिवेशिक काल में वन प्रवर्धन में जो परिवर्तन आया, तो इन समूहों को किस प्रकार से प्रभावित किया। जैसे है कि झूम खेती करने वालों को, तो झूम खेती करने वाले समूहों को औपनिवेशिक काल में वन प्रवर्धन में आने से क्या परिवर्तन हुआ इन समूहों में। घुमांतु और चराबाहो समुदाय को समूहों में क्या परिवर्तन हुआ। लकड़ी और वन उत्पादन को व्यापार करने वाले कंपनियों को, बगान मालिकों को, शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को। तो इस प्रकार के समूह, जितने भी जो समूह हैं, तो इन समूहों को किस प्रकार से औपनिवेशिक काल में वन प्रवर्धन ने प्रभावित किया। तो और है या फिर है कि झूम खेती करने वालों को वन प्रवर्धन ने किस प्रकार से प्रभावित किया। तीनों क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर एक ही होगा। तो देखिए किस प्रकार से प्रभावित किया। तो सरकार ने घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला किया। जो लोग एक जगह से दूसरे जगह घूम करके जो खेती करते थे, तो उस पर सरकार ने रोक लगाने का फैसला किया। इसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि अनेक समुदाय को जंगलों में उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। जो घुमंतू लोग थे, उनको घूम घूम करके खेती करने, जो खेती करते थे उसको समाप्त कर दिया गया। और इसका परिणाम यह देखने को मिला कि अनेक समुदाय जो थे जंगलों में, उनके घरों से जबरन विस्थापित कर दिया गया। तो इसका प्रभाव पड़ा। दूसरा है कि कुछ को अपना पेशा बदलना पड़ा। कुछ लोग तबाह होकर के, परेशान होकर के अपना पेशा ही बदल दिया, क्योंकि उनको पेशा बदलना मजबूरी था। तो कुछ ने छोटे बड़े विद्रोहों के जरिए प्रतिरोध किया। कुछ लोग ने, कुछ समुदाय के लोगों ने प्रतिरोध जताया और छोटे बड़े विद्रोह भी किया। तो घुमांतु ये था, झूम खेती करने वाले जो लोग थे, उसके लिए उन पर प्रभाव पड़ा। दूसरा है कि घुमांतु और चराबाहो समुदाय में भी वन प्रबंधन ने निम्न प्रकार से, तो किस प्रकार से प्रभावित किया, आइए देखते हैं घुमांतु और चराबाहो समुदाय को। तो घुमांतु और चरवाहे समुदाय के लोगों को वन अधिनियम के चलते देश भर में गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गई। इस कानून के बाद घर के लिए लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, कंदमूल फल इकट्ठा करना आदि रोजमर्रा की जो जिंदगियां थी गैर कानूनी बना दी गई। जो अपने औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा, या फिर जितने भी जैसे फ्रांस, पुर्तगाल लोग थे, तो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों द्वारा ही इस पे प्रबंधन लगाया गया था। तो औपनिवेशिक काल में घुमांतु और चराबाहो लोग के जो समुदाय थे, उन पे बहुत ही उनका मुश्किलें बढ़ गया। और यह जो कानून लाया गया था, उसके बाद से, कानून के बाद से घर के लिए जो लकड़ी काटना होता था, लकड़ी जलावन के रूप में या और काम के लिए जो लकड़ी काटते थे, उन पर रोक लगा दिया गया। पशुओं को चराने के लिए भी जंगल को नहीं दिया गया। कंदमूल फल इकट्ठा करने के लिए भी अब वहाँ जाने नहीं दिया जाने लगा लोगों को। और रोजमर्रा की जिंदगियाँ जो थी, गतिविधियाँ गैर कानूनी बन गई। तो इस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ा लोगों पर। और दूसरा प्रभाव पड़ा कि अब उनके पास जंगलों से लकड़ी चुराने के अलावा कोई चारा नहीं था, कोई चारा बचा ही नहीं था। तो उन्होंने जंगल से लकड़ी चुरा कर किसी तरह से ला करके अपना काम और रोजमर्रा की जिंदगियां चलाने लगे। पकड़े जाने की स्थिति में वो वन रक्षकों की दया पर होते थे, जो उनसे घूस ऐंठते थे। जो वन रक्षक करते थे, उनको उस परिस्थिति में उनसे घूस लेकर के उनको फिर रक्षा करते थे, छोड़ देते थे। तो घूस ऐंठते थे उस प्रकार से। तीसरा है कि जलावन लकड़ी एकत्र करने वाली औरतें विशेष तौर से परेशान रहने लगी, ताकि और उनको जो है खाना पकाने के लिए जलावन के लिए लकड़ी भी मिलना मुश्किल होने लगा। चौथा है कि स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। और इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कुराबा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। जो मद्रास प्रेसिडेंसी के कुराबा, कराचा और एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय के जो लोग थे, उनकी जीविका जो है छीन गई और वे अपने जीविका से हाथ धो बैठे। तो इस प्रकार से औपनिवेशिक काल में इनका जो रोजमर्रा की जो जिंदगी था, उस पर बहुत बड़ा ही असर पड़ा, प्रभाव पड़ा। तीसरा है कि लकड़ी और वन विभाग वन उत्पादों का व्यापार करने वाले कंपनियों को निम्न प्रकार से, किस प्रकार से प्रभावित किया।
तो आइए देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाज़त सौंप दी। दूसरा है कि वन उत्पादों पर पूरी तरह सरकारी नियंत्रण हो गया। जितने प्रकार के भी वन उत्पाद थे सभी पर सरकार का नियंत्रण हो गया, और इस पे जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वहाँ के लोग थे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी तरह का जो वन उत्पाद था उसे अपना जीवन यापन करने जो पूर्ति करते थे उस पर रोक लगा दिया गया। और इनमें से कुछ को आपराधिक कबीले कहा जाने लगा। इस सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानें और बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। तो इस प्रकार से इसका फायदा भी उठाया ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट है कि बागान मालिकों को किस प्रकार से प्रभावित किया। तो बागान मालिकों को भी औपनिवेशिक काल में प्रभावित किया गया, क्योंकि यूरोप में चाय, कॉफ़ी, रबड़ की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने, और इनके लिए भी प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। जंगल को सरकार अपने कब्जे में ले लिया और सस्ती दामों पर यूरोपीय बागान मालिकों को जंगल का विशाल जो हिस्सा था उसको साफ करके यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों की बड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया और चाय कॉफ़ी इस जगह पे लगने लगे और यूरोप में जाने लग गया। तो इस प्रकार से भी लोग बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। नेक्स्ट है कि शिकार खेलने वाले राजाओं और अंग्रेज अफसरों को निम्न प्रकार से प्रभावित किया है औपनिवेशिक काल में। पहला है कि शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा। जो पहले लोग शिकार करने के लिए जंगल में जाते थे, उन्हें जब पकड़े जाने लगे तो उन्हें दंडित किया जाने लगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान शिकार का चलन इस पैमाने तक बढ़ा कि कई प्रजातियां लुप्त हो गई। और तीसरा है कि हिंदुस्तान में बाघों और दूसरे जानवरों का शिकार करना सदियों से दरबारी या नवाबी संस्कृति का हिस्सा रहा। अनेक मुगल कलाकृतियों में शहजादों और सम्राटों को शिकार का मजा लेते हुए दिखाया गया। वन कानून ने लोगों को शिकार के परंपरागत अधिकार से वंचित किया, वही बड़े जानवरों का आखेट एक खेल बन गया। तो इस प्रकार से जो शिकार करने वाले लोग थे, राजा महाराजा से लेकर के जो गरीब तबके के भी जो लोग थे, सभी जो थे प्रभावित हुए इस सरकार के फैसले से, और इनका जो है रोज़मर्रा की जिंदगियां पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं, तो आइए जानते हैं कि बस्तर और जावा का औपनिवेशिक वन प्रबंधन था, उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है। तो बस्तर और जावा का औपनिवेशिक वन प्रबंधन में निम्नलिखित समानताएं थी। तो जो समानता है उसको देखते हैं कि बस्तर में अंग्रेजों ने, तो जावा में डचों ने, बस्तर में अंग्रेजों ने और जावा में डचों ने वनों को आरक्षित कर दिया और बिना इजाज़त वन संपदा का उपयोग और प्रवेश वर्जित कर दिया गया। यानी बिना इजाज़त लिए कोई भी वन संपदा को उपयोग नहीं कर सकता है, इसे वर्जित कर दिया गया। बस्तर में अंग्रेजों द्वारा और जावा में डचों के द्वारा वन को आरक्षित कर दिया गया। दूसरा है कि अंग्रेजों की तरह ही डच उपनिवेशकों ने भी जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों को जंगल तक पहुंचने पर बंदिश थोप दी गई। यानी जो वहाँ के ग्रामीण लोग थे उनको जंगल में नहीं जाने दिया जाने लगा, जंगल तक नहीं पहुंचने दिया जाने लगा। और अंग्रेजों की तरह ही डच लोग भी उपनिवेशकों ने डच उपनिवेशक जो थे वो भी जावा में वन कानून लागू कर दिया। नेक्स्ट है कि बस्तर के लोगों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुक्त करेंगे और जंगल को आग से बचाएंगे। यानी जो अंग्रेज द्वारा बस्तर में वन आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, तो उसमें कुछ लोगों को यहाँ पर रहने दिया गया, वो अपने फ़ायदा के लिए रहने दिया गया था, उन्होंने रहने दिया था, क्योंकि उन लोगों से मुफ्त में यहाँ पर काम कराया जाता था, ढुलाई और कटाई करवाया जाता था, जिसके चलते उन लोगों को रहने दिया गया और जंगल को आग से बचाने का काम वो लोग करते थे। जबकि जावा में भी डचों ने कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त किया करेंगे। तो इसलिए कुछ ग्रामीणों को डचों ने भी
वहाँ पर रहने के लिए अनुमति दिया अपने फायदे के लिए। और चौथा है कि भारत में बस्तर की तरह जावा में भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण के अपने उद्देश्य के लिए औपनिवेशिक सरकारों ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया गया। यानी जिस प्रकार से अंग्रेज द्वारा बस्तर में और डचों द्वारा जावा में दोनों के द्वारा सेम कंडीशन में रेल लाइनों के निर्माण के लिए अपने उद्देश्य को पूर्ति के लिए औपनिवेशिक सरकारों ने, यानी अंग्रेज सरकार या डच सरकार जो भी हो, तो औपनिवेशिक सरकारों ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया गया इनके द्वारा। तो इस प्रकार से ये समानता थी अंग्रेज और डच दोनों के द्वारा जो वन संरक्षण लाया गया था, तो दोनों में यही समानता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1880 ईस्वी से 1920 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के वनाच्छित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। पहले के 10.86 करोड़ हेक्टेयर से घटकर यह क्षेत्र 9.89 करोड़ हेक्टेयर रह गया था। इस गिरावट में निम्नलिखित कारणों की भूमिका बताइए। यानी 10.86 करोड़ से घट करके सीधा 9.89 करोड़ हेक्टेयर जो रह गया था, तो इसका क्या कारण था, क्यों किस कारण से इसमें गिरावट आई, तो इसकी क्या भूमिका थी। 1980 से 1920 के बीच में जो गिरावट आया वनाच्छादित क्षेत्र में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई थी, तो क्या कारण थे। रेलवे, जहाज निर्माण, कृषि विस्तार, व्यावसायिक खेती, चाय कॉफ़ी के बागान, आदिवासी और किसान। तो हम देखते हैं कि रेलवे से क्या कारण था, वनों के अधीन क्षेत्र के कम होने में उपयुक्त कारकों की भूमिका निभाई है। तो रेलवे में क्या कारक था रेलवे द्वारा, तो रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए, यह भी कारण था। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए, यानी रेल में स्लीपर जो बनाए जाते थे उसके लिए 35,000 पेड़ सिर्फ मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रति वर्ष 35,000 पेड़ काटे गए स्लीपर के लिए। तो इस प्रकार से रेलवे लाइन के प्रसार के साथ साथ ही के साथ बहुत तादाद में पेड़ काटे गए। सरकार ने अनावश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए और इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लग गए। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। तो इस प्रकार से देखा जाए कि रेलवे के प्रसार से भी इसमें वन जो था उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विनाश होते गया और इसमें गिरावट होते गया। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत थी और इस प्रकार से वन को लगातार विनाश किया जाता रहा और इस प्रकार से पेड़ काटा जाते रहा लगातार और वन विनाश होते चला गया। तो यह भी रेलवे का प्रसार जो है इसमें बहुत बड़ा कारण बना। दूसरा है कि जहाज निर्माण में क्या भूमिका निभाया, यानी किस कारण से जहाज निर्माण के में जो है इसका जहाज निर्माण भी कारण बना इसमें गिरावट का। तो उसमें जहाज निर्माण से क्या कारण बना कि औपनिवेशिक शासकों को अपने नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए और व्यापारिक जहाज के निर्माण की भारी मात्रा में इमारती जो लकड़ी थी वो लकड़ियों को आवश्यकता थी और इस प्रकार से इसको काटा गया। वन विभाग को ऐसे पेड़ की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकड़ी मुहैया करा सके और ऐसी लकड़ियों को सख्त, लंबी और सीधी हो, इसलिए सागवान और साल जैसी प्रजातियों को प्रोत्साहित किया गया और दूसरी किस्में भी काट डाली गई। यानी जो सागवान और सागवान का जो लकड़ियाँ थी, पेड़ थे बड़े बड़े विशाल और सीधा, तो उसको काटा गया। इसके साथ साथ भी दूसरे किस्म के लकड़ी को भी काट दिया गया और वन विनाश होते गया, इसमें गिरावट आते गया। तीसरा है कृषि विस्तार। कृषि विस्तार से भी इसमें गिरावट आया। आबादी बढ़ने से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि हुई और वनों को काटकर कृषि कार्य किया जाने लगा
औपनिवेशिक काल में खेती में बेतहाशा वृद्धि हुई। कृषि उत्पादों का भारत और समस्त यूरोप में मांग बढ़ने लगी और इस प्रकार कृषि विस्तार के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। तो इसके कारण भी गिरावट जो हुआ बहुत तेजी से हुआ। चौथा है कि व्यावसायिक खेती के कारण भी वन नष्ट होते गए, पेड़ पौधे काटे जाने लगे। तो व्यावसायिक खेती का अर्थ था नकदी जो फसल होता था, यानी ऐसा फसल जिसको उपजा करके बेच दिया जाता था, उसको नकदी फसल कहा जाता था। तो व्यवसायिक खेती के लिए, व्यवसाय के लिए इस प्रकार की खेती किया जाता था। तो व्यावसायिक खेती का अर्थ है नकदी फसल उगाने से है। और इस फसलों में जैसे गन्ना हो गया, गेहूँ, जूट, पटसन, कपास आदि किस्म के फसलें को शामिल किया गया व्यावसायिक खेती में। और 19वीं शताब्दी में व्यावसायिक फसलों की मांग बढ़ गई। इसके लिए वनों की कटाई कर कृषि योग्य भूमि प्राप्त की गई। अब जंगलों को काटकर नकदी फसलें उगाई जाने लगी। तो इस प्रकार से इसका कारण भी, यानी व्यावसायिक खेती के कारण भी इसमें गिरावट आई। पाँचवा है कि चाय कॉफ़ी के भी बागान लगाए जाने लगे, क्योंकि यूरोप में इसकी बहुत बड़ा मांग बढ़ गया था। तो यूरोप में चाय और कॉफ़ी की मांग बढ़ने से औपनिवेशिक सरकार ने वनों के अधीन बड़े भूभाग को काटकर बागान मालिकों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया औपनिवेशिक सरकारों द्वारा। अब इन बागानों में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की खेती होने लग गई। छठा है कि आदिवासी और किसान। तो आदिवासी और किसान का भी बहुत बड़ा भूमिका था इसमें गिरावट आने का। तो आदिवासी और किसान झोपड़ियाँ आदि बनाने के लिए भी वनों से लकड़ियाँ और पेड़ को काटते थे। वनों के आसपास रहने वाले किसान और आदिवासी पूरी तरह वन उत्पादों पर ही निर्भर रहते थे और वे भी अपनी आवश्यकता के लिए वनों की कटाई करते थे। तो इस प्रकार से गिरावट का इसमें मुख्य कारण बना। और इस प्रकार से देखा गया कि लगातार इसमें गिरावट आते गया और 1880 से 1900 के बीच में 97 लाख हेक्टेयर की गिरावट आई। यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्धों से जंगलों को क्यों प्रभावित होते हैं? युद्ध से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? तो युद्ध से भी जंगल प्रभावित होते हैं। उसमें से पहला कारण है कि युद्ध से जंगल प्रभावित होने का कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे 1914 से 1928 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण था तात्कालीन, ऐसे तो कई कारण था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कई कारण था प्रथम विश्व युद्ध होने का, लेकिन तत्कालीन कारण जो था फर्डिनेंड जो राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो यही था तत्कालीन कारण। इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हो जाता है तथा द्वितीय विश्व युद्ध ने वनों पर बड़ा भारी प्रभाव डाला था। भारत में जो भी लोग पौधों पर काम कर रहे थे उन्हें काम छोड़ना पड़ा था। यानी युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में जो और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1928 और द्वितीय विश्व युद्ध 1918 से 1929 तक जो चला था, तो इस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला वन पर। और भारत में जो भी लोग जो पौधे पर काम करते थे उनको उस पर छोड़ना पड़ा और युद्ध में भी जाना पड़ा था। अनेक आदिवासियों ने, किसानों ने एवं अन्य उपयोगकर्ताओं ने युद्धों एवं लड़ाइयों के लिए जंगलों में कृषि के विस्तार के लिए प्रयोग किया। और युद्ध के उपरांत इंडोनेशिया के लोगों के लिए वनों एवं उससे जुड़ी भूमि को पुनः वापस करना बड़ा कठिन था। जावा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डचों द्वारा, जो जावा में किया गया था, औपनिवेशिक था, जापानियों के हाथों में वनों की क्षमता को बनाने के लिए जावा स्थित साम्राज्य के वनों में डचों ने स्वयं वनों में आग लगा दी थी। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे गए। तो इस प्रकार से देखा गया कि युद्ध के दौरान भी, यानी युद्ध से भी पेड़ पौधे, वन हमारा प्रभावित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन विनाश से आप क्या समझते हैं? भारत में वन विनाश के कारण का वर्णन करिए। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, पहला क्वेश्चन ही था। तो वन के लुप्त होने का सामान्यतः वन विनाश कहते हैं और इसका कारण है कि बढ़ती आबादी, खाद्य पदार्थों की मांग के कारण
का विस्तार, रेलवे लाइन का विस्तार और रेलवे में लकड़ियाँ का उपयोग, यूरोप में चाय, कॉफ़ी और रबड़ की मांगों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक पहाड़ी हिस्सा साफ किया गया ताकि इसका बागान बनाया जा सके, और इस प्रकार से वन विनाश होते चला गया। दूसरा है कि वैज्ञानिक वानिकी से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था उसमें वन से संबंधित विषयों पर शिक्षा पत्ती को विकसित किया जाता था, और इसी पत्ती को वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता है, जिसमें पुराने पेड़ को काट कर उसकी जगह पर नए पेड़ को लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1878 के वन अधिनियम में जंगल के किन 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो वन आरक्षित, सुरक्षित वन, ग्रामीण वन को 3 श्रेणी में वन को बांटा गया था। चौथा है कि किस प्रकार के वन को आरक्षित वन कहा जाता है। तो सबसे अच्छे वनों को आरक्षित वन कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जिसको हमने देखा। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।